तारीख 26 अप्रैल 2025। वेटिकन सिटी से दो नेताओं की मीटिंग की तस्वीर बाहर आई और ये तुरंत दुनिया भर के न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गई। ये मीटिंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई। ट्रंप और ज़ेलेंस्की पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच इनफॉर्मल मीटिंग का प्लान बना। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में जो बहस हुई थी दोनों नेताओं के बीच, उसके बाद ये पहली बार मौका था कि दोनों आमने सामने मिले। वेटिकन वाली मीटिंग के बाद कुछ दिलचस्प घटनाक्रम भी देखने को मिला। नंबर 1, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुर्स्क की आज़ादी का दावा कर रहे हैं। कुर्स्क रूस का प्रांत है, आपको पता ही है, कर्स्क भी कहते हैं। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था, एक बड़े इलाके पर इसके। अब पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन का कब्जा खत्म हो गया। यूक्रेन इस दावे को झूठा बता रहा है। उसका कहना है कि कर्स्क में लड़ाई खत्म नहीं हुई। दूसरा घटनाक्रम क्या है? नॉर्थ कोरिया ने पहली बार स्वीकार कर लिया है कि उसके सैनिक यूक्रेन में लड़ रहे हैं। रूस ने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की बहादुरी की तारीफ भी की है। तीसरा बिंदु, ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पुतिन की जमकर आलोचना की। उन्होंने पुतिन पर इल्जाम लगाया कि वो जंग रोकने के मूड में दिखते ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। इससे पहले ट्रंप सरकार ने डील के लिए अल्टीमेटम भी दिया था कि 2 हफ्ते में डील करनी है तो कर लीजिए, वरना हमारे सामने और भी काम है। तुम्हारे पीछे हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग के क्या मायने हैं? रूस पीस डील के लिए तैयार हो क्यों नहीं रहा और पुतिन की जिद का असर क्या हो सकता है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान विवाद और कनाडा अटैक से जुड़े अपडेट्स भी आपको बताएंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जनवरी 2025 में उनका शपथ ग्रहण हुआ। उनके कार्यकाल को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच वो 10 से ज्यादा विदेशी नेताओं का स्वागत कर चुके हैं, लेकिन वो खुद यूएस से बाहर नहीं निकले थे। उन्होंने पहले फॉरेन टूर के लिए सऊदी अरब जाने का उनका मन था, वो भी मई में। उससे पहले लेकिन एक अनहोनी हो गई। 21 अप्रैल की सुबह कैथलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। यूं तो पोप के पास अब नाम मात्र की शक्तियां रह गई हैं, फिर भी धार्मिक और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर उनकी राय सुनी तो जाती है। पोप फ्रांसिस को इस मामले में सबसे प्रभावशाली धर्मगुरुओं में गिना जाता था, इसलिए उनके अंतिम संस्कार में दुनिया भर के शीर्ष नेता इकट्ठा हो रहे थे। जैसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिले, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वगैरह। इसी बीच ट्रंप ने भी आनंद फानंद में वेटिकन जाने का प्लान बनाया। उनका प्लान कुछ घंटों का ही था, लेकिन वो पोप के अंतिम संस्कार के बाद तुरंत वापस लौटने के मूड में थे। लेकिन फ्यूनरल के बीच में वो ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हुए। फिर चर्च के अंदर खाली जगह देखकर 2 कुर्सियां लगाई गईं और फिर दोनों नेता आमने सामने बैठे। मीटिंग के बाद दोनों ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही। ट्रंप ने तो ज़ेलेंस्की की तारीफ भी कर दी। ये पिछली मुलाकात से बिल्कुल उलट था, जब 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की यूएस गए थे, मिनरल डील पर साइन करना चाहते थे और बदले में सिक्योरिटी गारंटी हासिल करना चाहते थे। लेकिन ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस प्रेस के सामने ज़ेलेंस्की से भिड़ गए, बुरा भला कहा, जिसके चलते ज़ेलेंस्की साइन किए बिना वापस लौट गए। इसके बाद ट्रंप काफी भड़क गए। मार्च की शुरुआत में उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही मदद पर रोक लगाई। इससे वॉर फ्रंट पर यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और फिर ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी लिखकर माफी मांगी और ट्रंप की शर्तों पर मिनरल स्टील के लिए राजी हो गए। तब ट्रंप ने यूक्रेन की मदद बहाल कर दी और यूक्रेन के साथ बायलैटरल मीटिंग्स का दरवाजा भी खोला। तब से यूक्रेन अमेरिका के ज़्यादातर प्रपोजल्स पर हामी भर चुका है। उसने मिनरल डील के मेमोरेंडम पर भी साइन कर दिया है, जो एमओयू होना है। फिर भी पीस डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। होता क्या है कि या तो रूस कोई नया झुंझुना पकड़ा देता है या पार्टीज में तालमेल कम रह जाता है, जो 3 या 4 पार्टीज हैं, जिसके चलते बातचीत घूमकर 0 पर ही आ जाती है और इसने ट्रंप को फ्रस्ट्रेट किया हुआ। सबसे हालिया उदाहरण 25 अप्रैल का है। उस दिन ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ फिर मॉस्को पहुंचे। यूक्रेन पीस डील का प्रपोजल लेकर गए थे। उन्होंने पुतिन के दफ्तर में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारा। मीटिंग खत्म होने के बाद रूस की तरफ से कहा गया कि अच्छी बातचीत हुई, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि मामला अटक कर रहा है, इस पर रूसी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी मीटिंग को बढ़ा चढ़ाकर बताया, कहा कि नेगोशिएशन के लिए अच्छा दिन था। लेकिन एक दिन बाद ही उनका मूड पूरी तरह बदल गया। वो पुतिन की आलोचना करने वाले थे और उन्हें शांति का विरोधी बताने वाले थे। पल में पाशा पल में तोला। इसकी आहट विटकॉफ और पुतिन की मीटिंग से पहले सुनाई दे रही थी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के पीस प्रपोजल्स में जमीन आसमान का अंतर था। 17 अप्रैल को पेरिस और 23 अप्रैल को लंदन में
अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। इसमें पीस डील की शर्तें निर्धारित होनी थी। पेरिस में तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हुए, लेकिन लंदन टॉक्स से पहले रूबियो ने शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा गया कि लॉजिस्टिक्स की वजह से रूबियो नहीं आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के जो मसीहा हैं दुनिया में, उनके देश के नेता कह रहे हैं कि हम लॉजिस्टिक्स की वजह से नहीं आ सकते। एनीवेज, ये बात जब कही गई तो इसने दोनों पक्षों में जो भेद पनप रहा है उसे उजागर कर दिया। अमेरिका ने पेरिस में जो प्रपोजल दिया था और लंदन टॉक्स में जो प्रपोजल आया, उसमें क्या क्या फर्क था? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देने की पेशकश कर दी है। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, आप जानते ही हैं। 2014 में रूस ने सेना भेजकर उस पर कब्जा किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस कब्जे को अवैध मानती है। यूएस ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी, लेकिन नई पीस डील के तहत वो अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार है। डिफैक्टो कंट्रोल रूस का अभी है। यूरोप और यूक्रेन ने मिलकर जो प्रपोजल बनाया उसमें क्रीमिया को मान्यता देने की बात नहीं है। यूक्रेन पहले ही इनकार कर चुका है। यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी वाले पॉइंट में भी भारी अंतर है। अमेरिकी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यूक्रेन को यूरोपीय और दूसरे सहयोगी देशों से सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी, लेकिन यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने की मांग नहीं करेगा। यूरोप के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यूक्रेनी फौज पर कोई लिमिट नहीं होगी और यूक्रेन में किसी विदेशी सेना की तैनाती पर भी प्रतिबंध नहीं होगा और विदेशी हमले की स्थिति में यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी मिलेगी, यानी सभी सहयोगी देश मिलकर यूक्रेन की रक्षा करेंगे और इसमें यूएस भी शामिल होगा। रूस इस शर्त से पहले ही इनकार कर चुका है और इस शर्त पर रूस तैयार हो, इसकी उम्मीद अभी भी बहुत कम है। इसके अलावा यूएस के प्रस्ताव में कहा गया कि 2014 के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें हटा लिया जाए, लेकिन यूरोपियन प्रपोजल में इसे लेकर संशय की स्थिति। उसमें कहा गया है कि अगर रूस ने पीस डील का उल्लंघन किया तो प्रतिबंध फिर से लगाए जाएंगे। यूरोपियन डॉक्यूमेंट में यूक्रेन को मुआवजा देने का भी जिक्र है। इसमें दर्ज है कि यूक्रेन को युद्ध के एवज में रूस मुआवजा दे, जबकि यूएस के प्रपोजल में मुआवजे का जिक्र तो है, लेकिन पैसे का सोर्स नहीं बताया गया। इन्हीं वजहों से विटकॉफ के टूर पर किसी खास ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं ही थी, वही हुआ। भले ही दोनों पक्ष मीटिंग को सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव बता रहे थे, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। एक दिन बाद ही ये बात साफ हो गई। 26 अप्रैल को वेटिकन में ट्रंप और जेलेंस्की मिले। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को सब पता है, मुझे लगता है कि वो डील के लिए तैयार हैं। इसके बरक्स उन्होंने पुतिन को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो हमला रोके, बैठकर बात करें, डील पर साइन करें। मैं यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूस के हवाई हमलों से बेहद निराश हूं। इससे पहले भी उन्होंने पुतिन से हमला बंद करने के लिए कहा था, लेकिन रूस उनकी अपील पर ध्यान देने के मूड में नहीं है। 27 अप्रैल को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। अब इस बात को समझते हैं कि पीस डील में रुकावट है क्या, रूस की तरफ से है, वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो तालमेल की ही कमी है। रूस यूक्रेन वॉर दो देशों के बीच लड़ी तो जा रही है, लेकिन इसमें 4 से ज्यादा बड़े किरदार हैं। इसमें रूस और यूक्रेन के अलावा अमेरिका और यूरोप के देशों का भी स्टेक है। वो भी अपने हित बचाना चाहते हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से सबके हित अलग अलग हैं। इसके चलते सब में तालमेल हो नहीं पा रहा और ये अंतर उनके पीस प्रपोजल्स में भी आपको देखने को मिलता है। नया झगड़ा क्रीमिया को लेकर शुरू हुआ। रूस क्रीमिया पर मान्यता प्राप्त कब्जा चाहता है। यूएस इसके लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपियन पार्टनर्स इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऑब्वियसली नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर टेरिटरी एक बार कब्जा करके उसे औपचारिक बनाया जा सकता है तो यूरोप को हमेशा डर रहेगा कि ये फिर होगा। फिर क्रीमिया इकलौता मसला नहीं है। सिक्योरिटी गारंटी और मुआवजे को लेकर भी आपस में ये लोग बिखरे हुए हैं। दूसरी वजह है रूस का अपर हैंड। रूस इस वक्त यूक्रेन से 20 साबित हो रहा है। कर्स की आज़ादी और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की यूक्रेन में मौजूदगी उसके दावे को पुष्ट करती है। इन सब के बीच अमेरिका लगातार नेगोशिएशन छोड़ने की धमकी दे रहा है। अमेरिका के बिना रूस का सामना करना और रूस को पीस डील के लिए तैयार करना मुश्किल सौदा होगा, क्योंकि रूस ना तो यूक्रेन ना ही उसके यूरोपियन पार्टनर से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है या करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस इस हड़बड़ी का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर डील को टाल रहा है और इसने ट्रंप को उनके ही जाल में उलझा दिया है। अब ये समझिए कि पुतिन की जिद में ट्रंप के लिए क्या संदेश है। जो बाइडेन ने फरवरी 2022 से 2025 के बीच एक दफा भी पुतिन से बात नहीं की थी, मगर ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले 3 महीनों में 2 बार फोन पर 1.5 घंटे बात कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पुतिन को वॉशिंगटन आने का न्योता दे दिया। इसके अलावा ट्रंप के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ 4 बार पुतिन के पास जा चुके हैं। एक मीटिंग से पहले तो पुतिन ने विटकॉफ को 8 घंटे बैठाया था और आधे घंटे बाद ही वापस भी भेज दिया था। इससे जाहिर होता है कि रूस को हाल फिलहाल पीस डील की ऐसी गरज नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह की आतुरता ट्रंप दिखा रहे हैं,
पुतिन को उसमें मजा आ रहा है और इसी वजह से वो अपने पैर लगातार पसार भी रहे हैं। जहां बात यूक्रेन को डिमिलिटराइज करने से शुरू हुई थी, अब क्रीमिया तक पहुंच गई और ट्रंप इसके लिए भी तैयार होते जा रहे हैं। लेकिन इतने से पुतिन का पेट भर जाएगा यह दावा करना मुश्किल है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करना चाहते हैं ताकि उससे थोड़ा कम भी मिले, तभी भी जितना था उससे ज्यादा रहे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट मीटिंग्स में ट्रंप भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने यूक्रेन पीस डील को जितना आसान समझा था वो उतना आसान नहीं है। इसीलिए बहुत संभावना है कि ट्रंप यूक्रेन पीस टॉक से खुद को अलग कर ले। इसका मतलब होगा कि पुतिन से मात उनको मिली, लेकिन इस हालत में पहुंचने वाले वो पहले या इकलौते राष्ट्रपति नहीं होंगे। रूस यूक्रेन का अध्याय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोनस खबरों की बारी। पहली खबर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बिल्डअप जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार चौथे दिन गोलीबारी की खबर है। शेलिंग भी हो रही है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के उकसावे के बाद जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम कर रहे हैं। इस सब के बीच पाकिस्तान दो मुहे रवैये पर अटका हुआ है। एक तरफ वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ पहलगाम अटैक की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी कर रहा है। उसने चीन और रूस से जांच में शामिल होने के लिए कहा है। 27 अप्रैल को चीन ने भी पाकिस्तान की डिमांड का समर्थन कर दिया। उसने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के अच्छे दोस्त और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते हम पाकिस्तान की चिंताओं से वाकिफ हैं और पाकिस्तान की संप्रभुता और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। यही चीन पहले भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए यूएन में वीटो करता आया है। जो डेजिग्नेटेड दुनिया जिनको जानती है कि ये आदमी टेररिस्ट है, उनके डेजिग्नेशन की बारी जब यूएन में आती है, उनको भी चीन वीटो करता है। चीन का हालिया बयान इसी कड़ी का हिस्सा हम मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक उस आतंकवाद के खिलाफ एक भी ठोस कदम नहीं उठाया जो उनके लिए गुड टेररिस्ट हैं। उल्टा इन लोगों का बचाव किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, संरक्षण दिया है, हथियार दिया है। अगर चीन इस चीज का समर्थन करता है तो उसे भी कॉल आउट किए जाने की जरूरत है। ये कहने की जरूरत है कि चीन भी आतंकवाद को आश्रय दे रहा है। दूसरी खबर कनाडा से है। 27 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर में एक व्यक्ति ने अपनी कार भीड़ पर चढ़ा दी। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। हमलावर की पहचान काईजी एडम लोक के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 30 साल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडम लोक का मेंटल प्रॉब्लम का पास्ट रिकॉर्ड रहा है। इस हमले के एक दिन बाद ही कनाडा में आम चुनाव हो रहा है। इसमें लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि पियर पॉलिवर कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ समय पहले तक पॉलिवर फेवरेट माने जा रहे थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद से स्थिति बदली है। कनाडा के चुनाव और कनाडा की पॉलिटिक्स के बारे में हम आपको राजदूत में बताते रहे हैं। चुनाव के नतीजों पर भी नजर रहेगी। जो भी अपडेट्स होंगे आप खबरगांव पर जरूर देखिएगा। इसी के साथ अभिषेक का लिखा सर्वेश का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।